भी सच के और हक की लड़ाई लड़े। मैं भी, हम लोग बहुत सामान्य लोग हैं, हम लोग कुछ नहीं हैं। हजारों साल पहले से ये लड़ाई इंसाफ और इंसानियत की चलती चली आ रही है। हमारे सामने लड़ी जा रही, हमारे बाद लड़ी जाएगी। आप हमारा माला पहना के स्वागत कर रहे थे, ये तो हमारे लिए चलो सम्मान की बात है। आपका सम्मान मैं माथे पर लगा कर लौटूंगा कि हिम्मत और हौसला लेकर लौटूंगा। मगर एक बात याद रखना, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। इसलिए किसी व्यक्ति की लड़ाई रही ही नहीं है, विचार की लड़ाई है। इसलिए अगर किसी को नायक बनाना है तो अपने विचार को नायक बनाना। हमारा विचार संविधान का विचार है, हमारा विचार समाजवाद अम्बेडकरवाद का विचार है, हमारा विचार बहुजन महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने का विचार है। व्यक्ति बड़ा है ही नहीं, यहां पर विचार बहुत अहमियत रखता है। मैं याद करना चाहता हूं संतराम बीए प्रजापति को, आर्य समाज से निकले हुए उस समय के वो इतिहास के, छोटा सा इतिहास, फिर कुछ वर्तमान की बातें बताऊंगा आपसे। संतराम बीए प्रजापति वही शख्स हैं जिन्होंने जात पात तोड़क मंडल उसकी अगुवाई करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1936 में लाहौर अधिवेशन में बुलाने का काम किया था। एक समय आर्य समाज के लोगों की कोशिश थी कि आर्य समाज जातियों को खत्म कर दे, लेकिन उसमें झगड़ा हुआ अंदर। कुछ लोग कहते थे वर्ण व्यवस्थापक समाज होना चाहिए, यानी वर्ण व्यवस्था में जो खराबी आ गई उसको दूर कर दें, बाकी जातियां बची रहें, अच्छा अच्छा सब लोग काम करें। कुम्हार अच्छा घड़ा बनाता है तो कुम्हार केवल घड़ा बनाए, बढ़ई अच्छी लकड़ी का काम करता है तो बढ़ई अच्छी लकड़ी बनाए, लोहार अच्छा लोहे का काम करता है तो लोहार लोहा बनाए। हमारे हाथ में तलवार है तो हम राज करेंगे, हमारे हाथ में कलम है तो हम ज्ञान बांटेंगे। जातियां कितनी अच्छी चीज है, जो जिस जाति में है राम राज सब विधि सुंदर बर और चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। अपने अपने धर्म अपने अपने जाति को मानो तो सब कुछ अच्छा है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा नहीं, कुम्हार लोहार बढ़ई नाई मोची निषाद मल्लाह किसान कमेरा मजदूर, उनके बेटा बेटी भी देश चलाएंगे। इसकी लड़ाई हमें लड़ना है। वो केवल अपना काम करने के लिए नहीं पैदा हुए, वो केवल सेवा करने के लिए नहीं पैदा हुए, और उस हक को दिलाने का काम बाबा साहब के संविधान ने किया। संतराम बीए प्रजापति ने इसलिए उसका नाम रखा जात पात तोड़क मंडल। बनारस के लोगों, इस चीज को गांव गांव पहुंचाने की जरूरत है। बाबा साहब अंबेडकर से कहा गया कि आप अपना जो भाषण बोलेंगे वो लिख के ले आइए। बाबा साहब ने लिख के भाषण पहुंचा दिया, और वो ऐसा भाषण था, मैं इतिहास बहुत दूर तक बताना नहीं चाह रहा क्योंकि यहाँ तो जागरूक लोग हैं। कुछ देर पहले यहीं आकर के एक सज्जन कह रहे थे कि बताओ आप लोग में से कितने लोग ये किए वो किए। मैं कहूँगा ये तो फिर भी जागरूक हैं, आधा कुछ हाथ उठा देंगे कि हाँ हम ये किए हम ये किए, लेकिन जहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा हमें वहाँ जाना है। ये तो जागरूक लोग यहाँ बैठे, मैं आपसे शिकायत करके आपको क्यों और हतोत्साहित करूं, कुछ नहीं होने वाला है तो यही कार्यक्रम खत्म होगा, बाहर जाके कुछ जब होने ही वाला नहीं है तो कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं। हम निराश करने थोड़े ही आपको आए हैं, हम ये कहने आए हैं कि कोई भी वक्त इतना बुरा नहीं हो सकता कि उससे बुरा वक्त ना आए। हर बुरे वक्त में भी लड़ने की गुंजाइश बची रहती है, और इतने लोग अगर लड़ने के लिए तैयार बैठे तो आज नहीं कल सवेरा होगा, सूरज जगेगा और हमारे लोगों का राज आएगा। ये आत्मविश्वास लेकर के यहाँ से जाना, निराश होकर नहीं जाना। और इसलिए मैं इतिहास से कुछ उदाहरण ले रहा हूं और वर्तमान पर अपनी बात खत्म करूंगा। संतराम बीए ने जब चिट्ठी मंगवाई कि बाबा साहब अंबेडकर 1936 का भाषण, और वो भाषण उसमें कई जगह पर उन्होंने कहा कि कुछ कुछ करेक्शन कर दीजिए बाबा साहब। जैसे अभी मैं यहाँ आ रहा था तो कल से सोशल मीडिया पर कुछ लोग लिख रहे थे कि अगर वो आए और अगर उन्होंने कुछ ऐसा बोला तो हम ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, और नावक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। हमारी तो लड़ाई उन्हीं से है और हजारों साल से है। हमारे पुरखे जब उनके पुरखों से न डरे और न माफी मांगे तो हम उनसे न डरने वाले हैं न माफी मांगने वाले। ये बात हम यहाँ कहने आए हैं क्योंकि हम सच के साथ हैं, न्याय के साथ हैं, मानवता के साथ हैं।
और इतिहास बताने की जरूरत है। बाबा साहब अंबेडकर के भाषण में कुछ बातें थी जिसको कहा गया कि नहीं, ये बात मत बोलिए, इससे विवाद हो जाएगा। उन्होंने कहा एक शब्द नहीं बदलूंगा, यही बोलूंगा, बुलाना है बुलाओ, नहीं बुलाना मत बुलाओ। आखिरी में एक वाक्य बदलने के लिए एक पत्र व्यवहार हुआ। कहा गया एक वाक्य जो आपने लिखा है कि हिंदू होने के साथ ये मेरा आखिरी भाषण है। संत राम बी ए प्रजापति ने कहा कि मान्यवर एक लाइन यह हटा लेता तो तुम्हार भसड़ो हो जा, हमने का कामो हो जाए। भोजपुरी में नहीं, वो खड़ी में बोले होंगे, चूंकि अपनी मिट्टी है तो अपनी में बात करना है। बाबा साहब ने कहा नहीं, जो लिखा है वो तो नहीं बदलेगा। भाषण नहीं हुआ, आयोजन कैंसिल हो गया। बाबा साहब ने उसी को अपनी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति का विनाश नाम से प्रकाशित किया। किताब लिख ली, प्रकाशकों को भेजा, प्रकाशक छापने को तैयार नहीं। विपरीत परिस्थितियों में लड़ाई कैसे लड़ी जाती है बनारस के लोगों देखना। हम लोग तो इतने लोग हैं, सोशल मीडिया है और हमारे पास लड़ने वालों की ताकत है। बाबा साहब लड़ रहे थे तो शायद अकेले थे, उन्हीं के खिलाफ उनके ही समाज को खड़ा कर दिया गया। पुराने लोगों को याद होगा, आगरा में उसी जाति का सम्मेलन कर दिया गया बाबा साहब के खिलाफ, जो जाति बाबा साहब की थी। कभी भी लड़ाई आसान नहीं रही है, और पहली लड़ाई अपने घर में लड़नी पड़ती है। सबसे पहले हमारे खिलाफ हमारे ही किसी आदमी को खड़ा कर दिया जाता है। इसलिए बाबा साहब का वो पत्र छापना ही किसी ने किया, अपने से चंदा जुटाकर बाबा साहब ने अपने खर्चे पर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किताब को छपवाया। ये बात संत राम बी ए प्रजापति को बाद में समझ में आई। वो संगठन उन्होंने छोड़ा और अपने संगठन के साथ उसी समय लड़ाई लड़ी जब महात्मा गांधी से पत्र व्यवहार हुआ डॉक्टर अंबेडकर का। गांधी जी कहे कि अगर जाति खत्म हो जाएगी तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर आप इसमें सुधार की कुछ गुंजाइश बताइए। पत्र व्यवहार है, गांधी और अंबेडकर अलग अलग थे, लेकिन न कोई किसी पर बुलडोजर चलाया, न मुकदमा कराया, न देशद्रोही बोला और न धर्म विरोधी बोला। दोनों आपस में बतियाते थे। आज अगर थोड़ा सा विचार अगर मेल नहीं खाता है तो किसी की नौकरी छीन लो, किसी मुकदमा लगा दो, किसी के घर पर बुलडोजर चला दो और किसी को झूठे मुकदमे में जेल में डाल दो, क्योंकि वो विचार नहीं मेल खा रहा है। देश में कैसे ये देश बना है इसको देखिए आप। संत राम बी ए प्रजापति वह व्यक्ति हैं जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समर्थन में गांधी जी को पत्र लिख करके कहा कि आपसे एक गलती हो रही है कि आप कीचड़ से कीचड़ को धोना चाहते हैं। कीचड़ से कीचड़ नहीं धोया जा सकता, इसको खत्म करना है तो साफ पानी होगा तभी कीचड़ साफ किया जा सकता है। अब आप सोचिए कि ये लड़ाई कितनी पुरानी है। और मुझे याद आ रहा है, मैं एक शख्स का यहां नाम लेना चाहता हूं। आज का वक्त 90 के वक्त से ज्यादा बुरा तो नहीं है, लेकिन कुछ और अर्थों में। इस देश में तो हमला करने लोग चल दिए थे कि वहां पर जाना है, हम कसम उनकी खाते हैं, वही वो बनाएंगे। नारा में नहीं लो रहा हूं, आप लोग समझ जाएंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की वाले लोग थे, यात्रा निकाल दिए थे धर्म के नाम पर। उस समय लोग क्या कहते थे कि अब ये तो खत्म, देश में केवल धर्म का राज होगा। तब एक नारा लगा था, मिले मुलायम कांशी राम। इसके आगे क्या हुआ था आप सब जानते हैं, समझदार लोग। जाति जनगणना पर बहस हो रही थी और पूरा 90% बहुजन समाज एक होकर के जाति जनगणना की बात कर रहा था। सन 2010 में नेताजी मुलायम सिंह यादव ने सदन में खड़ा होकर के कहा था, वो वाक्य कैसे संत राम बी ए प्रजापति से जुड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कपड़े पर कीचड़ लगा हो तो इसके ऊपर दूसरा कपड़ा लगा लेने से कीचड़ छिपेगा नहीं, वो दूसरे कपड़े को भी गंदा करके अगले दिन फिर गंदा नजर आएगा। इसलिए कीचड़ जो कपड़े पर है इसको धुलेंगे तभी साफ होगा, और वो धुलाई बिना जाति जनगणना के नहीं हो सकती। तब जाकर के विचारों की एका बनेगी। कुछ लोग यहाँ जाति के नाम पर सब कुछ मलाई खाएंगे और जाति जनगणना की बात करेंगे तो कहेंगे जाति बढ़ जाएगी। ये इस देश में संत राम प्रजापति का इतिहास है और जिसके वजह से ये लड़ाई आज यहां पर लड़ने की जरूरत है। इसलिए मैं इन महापुरुषों को याद कर रहा हूं, उस विचारधारा को याद कर रहा हूं। और उस विचारधारा का एक मेल हुआ था। वो मेल क्या था? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1956 के आसपास का वक्त था। उसके पहले इस्तीफा दे चुके थे। उसके पहले वो हिंदू कोड बिल पर ओबीसी को कमीशन बन जाए, आर्टिकल 340, और उसके लिए सरकार कोई प्रावधान कर दे, ये नहीं हो पा रहा था। इसलिए भीमराव अंबेडकर ने इस्तीफा दिया। इस देश में सोचिए, बाबा साहब के लिए बताया गया कि वो केवल दलितों के नेता हैं।
हम जैसे ओबीसी लोग जब इसी आजमगढ़ से, बगल के आजमगढ़ से निकले, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पहुँचे, तमाम लोग जब अपने विचार को पढ़े, जाने, समझे, तब ये लगा कि कितना गलत इतिहास पढ़ाया गया। इस देश के हर एक व्यक्ति के ऊपर सबसे बड़ा कर्जा अगर किसी एक व्यक्ति का है, चाहे वो किसी जाति का व्यक्ति हो, किसी धर्म का व्यक्ति हो, कहीं का रहने वाला हो, उस हर व्यक्ति के ऊपर अगर इस देश के किसी एक नायक का कब्जा है, कर्जा है, तो वो कर्जा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अगर आप महिला हैं तो आप इस देश की हर महिला को जाकर आत्मविश्वास से बताइएगा, मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव, काम के घंटे कम होना, श्रम का उचित वेतन का मान मिलना, ये कभी नहीं संभव होता अगर बाबा साहब अंबेडकर न होते। अगर आप ओबीसी हैं तो जाके पूरे देश के ओबीसी को बताइएगा कि ओबीसी को न्याय दिलाने के लिए, आर्टिकल 340 को लागू कराने के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए कमीशन बनाने के लिए बाबा साहब ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। 3 कारण बता करके, उसमें हिंदू कोड बिल और ओबीसी के लिए कमीशन न बनने की शिकायत थी। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने ओबीसी के लिए कितना कुछ किया है, ये बताना हमारी जिम्मेदारी है। इस देश के दलितों के लिए क्या किया है, ये तो इस देश के दलितों को पता है। इसलिए वो अपना नायक, अपना मसीहा बाबा साहब अंबेडकर को मानते हैं। इस देश के लोगों को सीखना होगा कि अपने वैचारिक नायक को कैसे सम्मान के साथ खड़ा किया जाता है, और जो अपने पुरखों का सम्मान न बचा पाए, आने वाली पीढ़ियां उसे गद्दार और वफादार कभी नहीं कहेंगी, वो जालिम ही साबित होगा जो अपने पुरखों का सम्मान न बचा पाए। कैसा भारत 2024 में आकर के कोई दिल्ली में संसद में खड़े होकर अपमान कर दे, अंबेडकर 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 अंबेडकर, फैशन हो गया है अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लिए होते तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल गया होता। याद आया किसने कहा था? माफी मंगवा पाए क्या? दूसरे की आलोचना करना इस मंच से सबसे आसान काम है। मैं आपसे आपकी आलोचना और अपनी आलोचना करने आया हूं, स्वीकार है ना? 90% समाज अपने पुरखे के अपमान के लिए माफी भी नहीं मंगवा पाया। सोचिएगा, छोटे छोटे झगड़े छोड़ दीजिए, कौन कहां खड़ा हुआ, कौन नहीं हुआ। इतने बड़े नायक का अपमान, कंकड़ मारा गया था तालाब में, कितनी लहर उठती है देखने के लिए। लहर उठी, माफी नहीं मांगा है। याद है ना? 7 जन्म के लिए स्वर्ग मिल गया होता, कोई पूछने वाला नहीं हुआ कि तुमको मिला क्या। तुमने बोला कि 7 जन्म के लिए स्वर्ग मिलता, तो तुम तो वही कर रहे हो। इस देश के वंचितों, शोषितों, कमजोरों के लिए स्वर्ग नहीं, स्वर्ग से बेहतर देश देकर के गाने वाले नायक का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और हम ये बात कहते रहेंगे, बेजुबानों को जुबान देने का काम किया। सम्मान जिसका जाति के नाम पर नहीं होता था। बताओ, बनारस के लोगों, पूर्वांचल के लोगों, आज भी जाकर गांव में देखो, गांव में जातियों के नाम पर बस्ती बसी है कि नहीं? और सबसे खराब मोहल्ला किसी दलित, किसी पिछड़े, किसी कमजोर का है कि नहीं? और जाति के नाम पर इसी बिहार में, जहां मैं कल कार्यक्रम में था, वहां पर एक एमएलए हैं, विधायक हैं, उनका नाम गोपाल रविदास है, और संत रविदास को याद कर रहा हूं मैं। एक कार्यक्रम का उद्घाटन करने गए, वहीं पर विधायक को मंच से नीचे उतार दिया कि रविदासी लोगों से मंच हमारा अपवित्र हो जाएगा। गूगल करके अभी पढ़िएगा। ये 2025 और 24 के भारत में हो रहा है। 2000 साल पहले यहां पर क्या होता था? कौन दरवाजे से चप्पल पहनकर जाएगा, कौन खटिया पर बैठेगा, कौन बराबरी में बैठेगा? बताओ, ये बंटवारा था कि नहीं था? और ओबीसी समाज के लोगों को भी भ्रम होता है कि केवल दलितों के साथ जाति के नाम पर अपमान हुआ, ओबीसी के साथ तो अपमान ही नहीं हुआ। मैं केवल आपसे आपका इतिहास बताने के लिए आया हूं। हमने भी देखा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय टॉप किया, और तब मेरे प्रोफेसर ने कहा, हीरो के बच्चे गाय भैंस चराना छोड़कर अगर यूनिवर्सिटी टॉप करेंगे तो हमारे बच्चे कहां जाएंगे। उसे अपने बच्चे की चिंता थी, हमें अपने बच्चों की नहीं चिंता है। इसलिए हमारा समाज आज गुलामी की बेगुल हो चुका है। इसलिए मैं ओबीसी से पूछना चाहता हूं, बिहार में मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, नाई समाज से आते थे, और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव, अहिर समाज से आते थे। और सुनना ओबीसी के लोगों, और ओबीसी की जिम्मेदारी बड़ी है। दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। भैंस चराने वाले का अपमान भैंस चराने के नाम पर। भैंस चराना भीख मांगने से अच्छा काम था, ये आंख में आंख डाल करके बोलने की जरूरत है।
हमारे पुरखे भीख मांग करके गुजारा नहीं किए। लेकिन ओबीसी समाज के लोगों भूल गए आप इतिहास कि आपके नाम पर क्या बोला, राम नरेश वापस जाओ, वापस जाकर भैंस चराओ। इस देश का इतिहास है कि नहीं? और पुराने लोग हैं जितने वो जानते हैं कि नहीं, बड़ जात बतियौला से और छोट जात लतियौला से। बताओ भोजपुरी के लोगों ये कहावत कहां बनाई है? किसी मुसलमान ने बनाई थी क्या? भाई जाति के नाम पर एक भी गाली किसी मुसलमान ने दी हो तो बता देना। और लड़ाते किससे हो? रोज मुसलमानों से। अहिर गड़ेरिया कुर्मी चोर और धर सारे का टंगरी तोड़। किसी मुसलमान ने एक कहावत बनाई थी क्या? किसी दलित ने किसी ओबीसी को गाली दी क्या? और लड़ा दिया हमें। और सारे ओबीसी दलित से, दलित से, उसमें भी जाति से, और सब आपस में लड़ते रहे। और जिनकी आबादी 5% 10% भी नहीं है। बताओ बनारस एक एक थाना, एक एक चौकी और एक एक बार एसोसिएशन से लेकर यूनिवर्सिटी खोज लेना, जिनकी आबादी 5% भी नहीं है। 90 से 95% पर वही कुर्सी लगी हुई है और टाइटल जाकर के देख लेना। इसलिए मैं अपनी आलोचना करने यहां आया। हम एक बार सोचे तो सही कि हमसे गलती कहां हुई। इतनी बड़ी लड़ाई जो छिड़ी थी मान्यवर कांशी राम ने, इतनी बड़ी लड़ाई छिड़ी थी जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, सन 100 पाने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। 100 में 60 थी ना हमारी आबादी। 100 में 60 वाइस चांसलर बने क्या पिछड़े के? 100 में 60 बार एसोसिएशन के बारे में अभी बताया जा रहा था कि अध्यक्ष ही कोई नहीं बन पा रहा है। विश्वविद्यालय में कौन है? ABHU है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बहुत सारे वहां के विद्यार्थी और बहुत सारे लोग हैं। यहां पर कोई भी विभाग की विभागाध्यक्षों की लिस्ट उठाकर देख लीजिए, वहां पर देखिए किसके नाम टाइटल में लगे हुए। वो हमारे लोग कहां हैं? आबादी सबसे ज्यादा हमारी। प्रोफेसर आप हैं नहीं, डॉक्टर इंजीनियर आप हैं नहीं, वकील आप हैं नहीं, और लड़ाई किससे लड़ाती? आपस में लड़ते रहो। ये लड़ाई आज क्यों लड़ी जा रही है? इस अपमान को अगर इतिहास को थोड़ा सा जोड़ लेंगे वर्तमान समझ में आ जाएगा। कर्पूरी ठाकुर के लिए आरक्षण लागू किया था 1977 में। 1980 तक जाते आते बिहार में गाली दी गई, आरक्षण कहां से आई? और कर्पूरिया की मां, उसके आगे जो कहा है वो मैं बोल भी नहीं सकता। इतना अपमान किया गया था। बताओ ये गाली किसी दलित ने दी थी, किसी मुसलमान ने दी थी? फिर लड़ किससे गए हम? और वो पुराना इतिहास छोड़िए साहब। 2017 में इसी प्रदेश में जिसके पिता 3 बार मुख्यमंत्री रहे हो, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों की आवाज रहे हो, सामाजिक न्याय और मंडल आंदोलन के लड़ाका रहे हो, उनके बेटे विदेश से पढ़ के आए हो, 5 साल मुख्यमंत्री रहे हो, लैपटॉप बांटकर विकास के इतने काम किए हो, जाति नहीं देखे जाता तो जाति मानते में नहीं थे, और घर गंगा जल से धुलवाकर अपमानित करने का काम एक यादव के साथ किया था कि नहीं? बताओ आप। यह अपमान क्यों हुआ? क्योंकि ये जाति उन लोगों के जहन में इतनी खराब है कि वो आपको आपके काम से नहीं, आपकी जाति से पहचानते हैं। ये हमने किया था क्या? और अभी भी मंदिर धो देते हो। हम तो कह रहे हैं ऐसी जगह जाने ही क्या जरूरत है? चलो यूनिवर्सिटी, चलो विश्वविद्यालय, और वहां से जाकर के अपना काम करो, कलम और किताब पकड़ो। ये सबसे बड़ा काम है। अब कुंभ पे कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, 2-4 मुकदमा हो जाएगा। लेकिन मैं बस जानना चाहता हूं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई सच्चा धार्मिक आदमी हो तो झूठा नहीं होना चाहिए, वरना भगवान को तो सब पता है, जिसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। कई बार मैं सोचता हूं कि सब कहते हैं कि ये ऐसे बोलते वैसे बोलते, मैं तो कह रहा हूं कि बुलवा कौन रहा है? समझिए ना, उसी ने मुझे भी भेजा है। उसने कहा है कि जा बच्चा, इन लोगों को समझा कि पाखंड और अंधविश्वास से बच जाओ, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी चलो, आपस में मत लड़ो। इसलिए मुझसे भी बुलवाने का काम वही कर रहा है जिसने मुझको। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया, इस देश में बंटवारा क्या हो गया? भोजपुरी के लोगों, एक बात सोचिए, झूठों की सरकार और झूठों का राज आ गया है। और झूठों से सच वालों को डरना चाहिए क्या? जिसका विचार, अच्छा हमको किसी भी मंच पर दुनिया में खड़ा कर दो, मैं वही बात दुनिया में कहीं भी बोल दूंगा कि कबीर ने क्या कहा, रविदास ने क्या कहा, संत तुकाराम ने क्या कहा, गांधीदेव ने क्या कहा, नामदेव ने क्या कहा, मैं वही बात बोलूंगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस देश की बात दूसरे देश में नहीं कह सकते, गारंटी से कह रहा हूं। बताओ पृथ्वी शेषनाग पर टिकी है क्या? मैंने
मैं इसमें फिर कह रहा हूं किसी का अपमान नहीं है। एक सिनेमा बना है, अभी भी गूगल करके देखिएगा। एक बच्चा स्कूल में जाता है। अच्छा, यहाँ कार्यक्रम में इतने वकील लोग हैं तो मैं भी यही सोच के बोल रहा हूं कि कुछ होगा तो संभाल लेंगे, तो थोड़ा सच बोल लिया जाए। मनोज काका जब मंच पर बैठे हैं और ये लड़ने वाले लड़ाका लोग हैं, ये बीएचयू के हमारे सब विद्यार्थी लड़ाका हैं, जब ये लोग नहीं डर रहे हैं तो आप सब लोग हो, मिलके लड़ा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। इतना क्या डरना। तो एगो सिनेमा बनल है भोजपुरी, देखा अपने घरे अइले के बाद अपने भाषा में बात करे चाहिए। फिल्म बनल, वो फिल्मिया में विद्यार्थी सब थे। मास्टर आया, कहा कि आज चेक करने के लिए हेड मास्टर साहब आए। हेड मास्टर साहब खड़े हो गए, विद्यार्थी सब लाइन लगा के, सबसे तेज विद्यार्थियों को आगे खड़ा कर दिया गया कि जब वो कुछ पूछेंगे तो बताना। तो एक मास्टर साहब ने, हेड मास्टर ने पूछा, बताओ सूर्य ग्रहण कैसे, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। तो वो बच्चा पढ़ा लिखा जो था वो खड़ा होकर बोलना शुरू किया कि चूंकि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, जब तीनों एक रेखा में आ जाते हैं तो ऐसे चंद्र ग्रहण, ऐसे सूर्य ग्रहण। तब तक दूसरा एक बच्चा बोला, ना गुरुजी तो गलत कह रहा है। कहे का गलत कर रहा है? कहे मान लीजिए पृथ्वी तो टिकी है ना, कैसे चक्कर लगाएगी? तो कहे चुप रहो, कैसे चंद्रग्रहण लगता है? तो कहा राहु केतु को जब खा जाता है तो चंद्रग्रहण लग जाता है। मास्टर साहब डंडा ले दौड़ा, हे राहु चुप हो जा, नहीं तो नौकरियों चली जाएगी। क्योंकि विज्ञान की किताब में नहीं लिखा है। आप अपने बच्चे को जिस स्कूल में पढ़ने भेज रहे हैं उसमें नहीं लिखा है, लेकिन आप घर में अगर वो कुछ पढ़ाओगे, विज्ञान वहां पढ़ाओगे, तो बताओ दुनिया पर राज विज्ञान कर रहा है कि नहीं? और हम अपने घर की सफाई की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि अगर तुम्हें दिक्कत है तो कबीर से पूछो, दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजे जाए। मैंने नहीं कहा, कबीर ने कहा, जाओ मुकदमा करो। मुर्दा सांप को सब देखे और जाए पूज पुजाया, और जिंदा सांप घर में आया ले लाठी दौड़ाया। ये कौन कह रहा है? कबीर कह रहा है। मछली न तरी जिसके गंगा में डुबकी लगाने से अगर तर जाते तो कबीर क्या पूछ रहे हैं? मछली न तरी जिसका गंगा में ही घर है। मैंने नहीं कहा, कबीर ने कहा, लगाओ मुकदमा। भाई हमारे गुरुओं ने, संतों ने, महापुरुषों ने जो कहा है वही तो। और वो उनसे जाके कहो कि फलाने पे क्यों नहीं बोलते? अपने घर की सफाई अपना आदमी करेगा। अगर कोई अपने घर में झाड़ू लगाए और उससे कोई कहे कि तुम पड़ोसी का घर गंदा है, उस पर भी क्यों नहीं झाड़ू लगाते, तो उससे कह देना पड़ोसी अपने घर में उसको जगाऊंगा कि गंदगी अच्छी चीज़ नहीं, वो अपना झाड़ू लगाएगा, हम अपना झाड़ू लगाएंगे, अपने अपने घर की सफाई सब अपने अपने करेंगे। इसलिए बात विज्ञान की होनी चाहिए, तर्क विवेक वैज्ञानिकता की होनी चाहिए। अंधविश्वास और पाखंड ने देश का कबाड़ा किया है, बता नहीं सकते। हमारे यहाँ एक हमारे मित्र थे, कल उन्होंने एक बड़ी अच्छी कहावत पूछी। मैंने उनसे कहा कि कहीं कहीं जाता हूँ तो लोगों को समझाने के लिए कुछ हमें उदाहरण चाहिए होते हैं। तो उन्होंने कहा जाके पूछिए सबसे बड़ा देसी आदमी, कहा इस देश में नाम रखा गया जिसका काम ठीक उसका उल्टा हुआ। तो उन्होंने कहा कहावत कहना, ऊपरी पाथत लक्ष्मीनिया देखा। सुने पुराने लोग, ऊपरी पाथत, ऊपरी मतलब समझ रहे हैं? गोबर ऊपरी हुए, गोईठा ऊपरी कुल हुए कहला। और नाम क्या है? लक्ष्मीनिया, लक्ष्मी। और लक्ष्मी से क्या अर्थ निकलेगा? धन, संपत्ति, सम्मान। तो ऊपरी पाथत लक्ष्मीनिया देखा और भीख मांगत धनपाल। अब मैं नहीं कर रहा हूं, हमारे भोजपुरी की मिट्टी में ये है। लोग गांव में कहावत कहते थे कि ऊपरी पाथत लक्ष्मीनिया देखा और भीख मांगत धनपाल, और अमर पाल तो चला जाता है रह रह ठन ठन गोपाल। जिसका नाम अमर पाल है, देखो उसकी अर्थी उठ के जा रही है। मणिकर्णिका घाट यही ना है, कहा जाता है कि वहां आग बुझती नहीं। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चढ़े, एक बंधे जंजीर। और वहीं बैठकर इसी देश के पुरखे संत कबीर ने लिखा कि संतों ये मुर्दों का गांव। और आज हमारा समाज अगर मुर्दा हो जाएगा तो जालिम लोग ही तो हुकूमत करेंगे, हम क्या करेंगे? आपस में लड़ेंगे। इसीलिए ओबीसी में 46 में 56 एसडीएम बन गए। या तो आज तक आंकड़ा नहीं आया। आप लोगों को पता है, वकील साहब लोग, पढ़े लिखे लोग, बौद्धिक समाज यहाँ बनारस का बैठा हुआ है। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। झूठ बोल दिया उसने कि ओबीसी में सारी मलाई ये जाति खा गई, हम मान गए, और हमारे ही भाइयों को भड़का दिया और हमसे किनारे लेके चले गए। बताओ हाथ बढ़ाना होगा कि नहीं अपने भाई की तरफ?
और इस कार्यक्रमों का सबसे बड़ा काम यही हो सकता है कि इस चीज़ को कैसे आगे लेकर के लड़ेंगे, कैसे आगे लेकर के चलेंगे। ये लड़ाई अगर हम न लड़ सके तो फिर इस लड़ाई को आगे ले जाकर के जीतने में मुश्किल आएगी। मैं आपसे गुजारिश करने जो आया हूँ वो बात कह के जाऊँगा। एक बार आखिरी में लड़ाई जीती कैसे जाएगी? न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकता बनाने का वक्त है, और वो एकता मुद्दों पे बनेगी। बौद्धिक समाज है, इसलिए एक बौद्धिक बात करने आया हूं। अब आज जाति, अभी लाल प्रताप सिंह ने बोला कि हमने मृत्यु भोज बंद कराया। मेरे पिता कॉमरेड थे, यही पूर्वांचल में। अपने पिता के मरने पर उन्होंने कोई मुंडन नहीं कराया, उनके मरने पर हमने नहीं कराया, क्योंकि मेरी माँ बहुत नाराज हुई कि ये तो संस्कार है। तो हमने कहा कि संस्कार तो तभी फलित होगा जब उसको मानने वाले के साथ हो। मेरे पिता जब उसे मानते ही नहीं थे तो मैं क्यों उसको कराऊं? ये तो उनका अपमान होगा। आज अपने आप मृत्यु भोज बंद हो रहा है कि नहीं? कम हो रहा है, और जैसे जैसे ये चीज़ कम हो रही है राजनेता उसको बढ़ावा दे रहे हैं। फ्री में जाओ, सब काम फ्री में होगा। फ्री में शिक्षा चाहिए थी, फ्री में मिल कुछ और रहा है। अब क्या मिल रहा है ये मैं समझदार को इशारा काफ़ी बता के जा रहा हूँ। कोई उसको सच बोलने वाला नहीं है, इसलिए मैं आपसे केवल गुजारिश करके जा रहा हूँ कि सबसे बड़ी मुश्किल जो आई है उस मुश्किल से लड़ना और उससे बचना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सबसे बड़ा एक काम करना है, झूठ को कैसे सच में तब्दील करना है। आखिरी के 10 मिनट हम जानते हैं कि लड़ने वालों को अकेला कर दिया जाता है। अगर हम आज जाके कहेंगे कि अपनी जाति खत्म कर दो, कोई खत्म करने वाला नहीं है। लेकिन एक काम क्या कर सकते हैं कि जातियों के बंधन को तोड़ करके वंचितों, शोषितों, कमेरों की एकजुटता बना लें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, भारतीय पिछड़ा वर्ग सम्मेलन लखनऊ में हो रहा था, उसका अधिवेशन जब हुआ तो वहां पर बुलाए गए थे। RL चंदापुरी साहब थे, उस समय चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु थे, पेरियार ललई सिंह यादव थे, बहुत सारे लोग ओबीसी समाज के थे। और उन्होंने दक्षिण भारत के रामास्वामी नायकर पेरियार को भी बुलाया था और वो यहाँ आकर के गए थे। पसमांडा आंदोलन के लोग वहाँ पर थे। पसमांडा आंदोलन के लोग इस देश को समझा रहे थे कि जैसे आपके यहाँ जुलाहा वैसे हमारे यहाँ जुलाहा, जाति धर्म बदल गया, जाति नहीं बदले। पसमांडा की बात नहीं होती इस देश में, और आज सबसे ज़्यादा गरीबी, कमजोरी, मुफलिसी उन्हीं के पास है, लेकिन मजहब के नाम पर लड़ाया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करके कुछ आखिरी में फार्मूला बस बताना चाहता हूं। जहां एकजुट हो सकते हैं वहां हाथ में हाथ मिलाकर एकजुट हो जाइए। अगर ओबीसी समाज के लोगों के हाथ में लाठी है और उस लाठी में ताकत है तो उस ताकत का इस्तेमाल कमजोर पर करने की बजाय अपने से ताकतवर पर रोक सकते हैं तो रोकने के लिए करिए, कमजोर पर मत करिए। आज तो इस बात की जरूरत है, एक दलित परिवार के घर पर कोई अन्याय अत्याचार हो तो अगर आप सच्चे ओबीसी हैं, सच्चे संविधानवादी हैं, तो लाठी लेकर के कमजोर के साथ खड़े हो जाइए। आपके मनुष्य होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। कमजोर के साथ खड़ा होना सबसे बड़ी जरूरत है। अगर आप आदिवासी तबके पर कोई अन्याय हो रहा है और एससी और ओबीसी खड़े नहीं हो रहे, अगर अति पिछड़े समुदाय के साथ अन्याय हो रहा है और पिछड़े जाति की बाकी लोग नहीं खड़े हो रहे, तो मुश्किल होगी लड़ाई। एक और बात कह रहा हूं कि न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकता बनाने का वक्त है। राजनीति हर लड़ाई नहीं जीत पाएगी, समाज तैयार होगा तो राजनीति बदल जाएगी। और उत्तर प्रदेश के लोगों, उत्तर प्रदेश में राजनीति बदली और ऐसी बदली कि एनडीए को रोकने के लिए एक पार्टी ने पीडीए लॉन्च किया और पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में नहीं बनने दी। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ी बात है। कल्पना करके देखिए, वकील लोग बैठे हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन आ गया है कि नहीं, दस्तक दे रहा है कि नहीं। और 1 नेशन 1 इलेक्शन का मतलब क्या है, ये बात सब लोग जानते हैं। एक देश, एक चुनाव, एक झंडा, एक पार्टी, एक नेता, एक विचारधारा, एक जाति, बाकी सब प्रजा बन जाओ। देखो, जो नहीं बोलता है ना सच, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस देश को 1 नेशन 1 इलेक्शन से पहले इस देश को 1 नेशन 1 एजुकेशन की जरूरत है। इसलिए शिक्षा बचाने के लिए लड़ाई लड़ना है।
और मैं आपसे निवेदन करके जा रहा हूं, अगर ये 240 सीटें हो गई होती तो बताइए किसने कहा था कि 400 पार चाहिए और संविधान बदलना है? किसी और ने तो नहीं कहा था, उन्हीं के लोग कह रहे थे। और संविधान को भीतर से कमजोर करने के लिए क्या क्या ले आए? एक होता था चुनाव आयोग, पहले बचपन में कहानी सुनाते थे, एक था राजा, वैसे ही अब कहानी आने वाली पीढ़ी को समझाया जाएगा, एक था चुनाव आयोग। जब कोई शिकायत की जाती थी चुनाव आयोग खड़ा हो जाता था। एक था चुनाव आयोग जो किसी सरकार से नहीं डरता था, एक था चुनाव आयोग जो निष्पक्ष चुनाव कराता था। और देश कहां खड़ा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जितनी पॉपुलेशन नहीं है उससे ज्यादा वोटर हो गए हैं। बताइए संभव है क्या? यानी जो बच्चा पैदा हुआ है वो भी वोटर है। ये हो रहा है भारत के संविधान के मौजूद रहते हुए। चुनाव आयोग भीतर से कितना कमजोर है ये आप सब समझ रहे हैं। राजनीति कैसे हो रही है? सरकार बने या न बने, आपका विधायक खरीदो, तोड़ो, जीतो, ये करो वो करो, सरकार आपकी बन जाएगी। बताइए गलत है सही? आज से 1980 के पहले गांव के पुराने लोग जानते होंगे, लाठी लेकर के दो आदमी कुछ जातियों के मोहल्लों के सामने खड़ा हो जाता था, वोट नहीं डालने देता था। बताइए तो सही गलत कर रहा हूँ? सही कर रहा हूँ? यहाँ के लोग आप लोग बताइए, सब लोग वोट डाल लेते थे क्या? संविधान धीरे धीरे पहुंचा तब तो वोट डालना शुरू हो गई। अब पुलिस बंदूक लेके खड़ी हो गई है वोटर के सामने। बताइए गलत कह रहा हूँ सही? अगर इसके बाद भी समाज जागरूक नहीं है तो नेता को कितना भी मंच पर खड़ा होकर के आलोचना कर लीजिए, समाज जागा होता है तो नेता भी जागा होता है। जो समाज सोया है वो केवल नेता के जगाने से तो कभी नहीं जागेगा, ये बात नोट कर लीजिए। थोड़ा जागना तो हमें, मान्यवर कांशीराम कहते थे, मुर्दा लोग कोई मिशन चला नहीं सकते और जिंदा लोग के मिशन को रुकने नहीं दे सकते। आज आपका मिशन अगर रुक रहा है, कमजोर है, तो थोड़ा अपनी तरफ भी झांक लीजिए। हमारे लोग क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम एकजुट नहीं हैं। मैं निवेदन करने आया हूं आपसे, बहुत सारे लोग सम्मानित बैठे हैं, जितना मेरी उम्र नहीं होगी उतना लोगों ने संघर्षों में खपा दिया है। और जब आप सामने खड़े होकर, अभी एक बहुत सम्मानित शख्स हैं, मैं उनका नाम भूल गया, उन्होंने आके मुझे एक कलम भेंट की और उन्होंने कहा कि मैं आपको एक कलम देना चाहता हूं। मैंने कहा सर, आपने मौजूदा वक्त का सबसे बड़ा ताज मेरे सर पे पहनाया है, इससे बड़ा सम्मान हमारे लोगों ने कुछ नहीं। क्योंकि आज की सबसे बड़ी लड़ाई कलम से लड़ी जाएगी। हमारे पुरखों ने लाठी से लड़ी। बताइए गलत कर रहा हूं कि नहीं? इसी बनारस में लाठी लेके कुछ लोग खड़े नहीं होते तो बहुत सारे लोगों को सम्मान नहीं मिल पाया होता। लाठी लेकर खड़ा हुआ कोई, तब हमारे बच्चों को शिक्षा मिली, कलम मिली। लाठी लेकर खड़ा हुआ कोई, तब जाके सड़क पर चलने का सम्मान मिला। लाठी लेकर खड़ा हुआ कोई, तब जाके बाबा साहब का संविधान गांव गांव पहुंचा। और मान्यवर कांशीराम अपने रैलियों में जाते थे तो कलम लेकर जाते थे और वो उसके उदाहरण से समझाते थे। मैं इतिहास लौटा रहा हूँ, पुराने लोगों सोचना, कलम लेके कहते थे कि ये 85% हैं और उसके ऊपर कोई आकर, अब बाकी मैं कहूँगा नहीं, समझदार को इशारा काफी। इसलिए कहते थे कि जब तक ये समाज ऐसे रहेगा, शोषण, अन्याय, अत्याचार बना रहेगा। बाबा साहब का संविधान इस समाज को ऐसे बनाना चाहता है जो मैं भी बराबर, तुम भी बराबर, तुम हमारा सम्मान करो, हम तुम्हारा सम्मान करेंगे। हमारे पिताजी को तुम्हारा बेटा भी नमस्कार न करे और तुम्हारे बेटे को हमारे पिताजी भी नमस्कार करें, ये हम समाज नहीं चाहते। समझदार समझ गए होंगे, किसके बच्चे को हमारे पिता भी नमस्कार करते थे और हमारे पिता को किसका बेटा भी नमस्कार नहीं करता। हम नहीं चाहते कि किसी जाति के खिलाफ हमारी लड़ाई हो। मेरे लोगों और नौजवानों, मैं आपसे भी अपील करने आया हूं, किसी जाति के खिलाफ एक शब्द मत बोलिए। अपनी जाति के बिरादरी के लोगों को जोड़ लीजिए। किसी की लकीर को मिटाने की जरूरत नहीं, अपनी लकीर को बड़ा कर देने की जरूरत है। हमारी लड़ाई किसी से है ही नहीं भाई। जो समझदार था, जागरूक था, वो अपने बेटा बेटी को पढ़ाया, उसके बेटा बेटी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने बैठे हैं। आप भी अपने बेटा बेटी को जगह जमीन बेचकर पढ़ा सकते हो तो पढ़ाओ, लड़ा सकते हो तो लड़ाओ, वो लड़ करके अपनी कुर्सी ले लेगा। बताओ गलत कह रहा हूं कि सही? किसी और से लड़ने की जरूरत है क्या? हमें आपस में लोगों को एकजुट करने की जरूरत है। मैंने आरटीआई लगाई थी 2018 में, वही सब किया था, इसलिए तो नौकरी से बाहर कर दिया गया हूं। आरटीआई लगा के मैंने पूछा कि देश के कुलपतियों में कितने कुलपति किस किस जाति के हैं। विश्व गुरु बनाने का झूठा सब बोलता है कि विश्व गुरु बनाएंगे, और आंकड़ा क्या है पता है? 2018 तक इस देश में 596 कुलपति कुल थे। उसमें 6 कुलपति शेड्यूल ट्राइब, 6 कुलपति शेड्यूल कास्ट के और 36 ओबीसी के थे। 550 कौन थे? बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो 550 वही थे।
आज भी अभी आपके 90% लोग मंडल आंदोलन के बाद पहली बार आए, और मंडल के लिए लड़ाई देखो बहुजनों, एक होना हमारी जरूरत नहीं है। पीडीए आज नहीं बना है, पीडीए बनाने का काम शुरू किसी ने किया तो वो तथागत बुद्ध ने किया था। पीडीए के पहले नायक तो तथागत बुद्ध हैं, और बाकी सारे नायक कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद हैं, चोखा मेला, नारायण गुरु, बसवन्ना हैं, फूले हैं। और पीडीए का काम सबसे पहले किसी ने किया तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। 1956 में चिट्ठी लिखते हैं बाबा साहब अंबेडकर कि रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया बनाने जा रहा हूं, और अंबेडकरवादी और समाजवादियों को भी एक होकर के काम करने की जरूरत है। डॉक्टर लोहिया चिट्ठी लिख करके जवाब देते हैं कि अगली बार दिल्ली आइएगा, मैनिफेस्टो तैयार करेंगे, समाजवादी और अंबेडकरवादी लोगों को एक करेंगे और वंचितों शोषितों का राज कायम करेंगे। पीडीए वहां बना था। अफसोस, अक्टूबर 1956 में यह पत्र व्यवहार डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया में हो रहा था। चिट्ठी कहिएगा तो मैं सार्वजनिक करूंगा। और दिसंबर 1956 में कुदरत ने बाबा साहब को हमसे छीन लिया, वो पीडीए अधूरा रह गया। फिर पीडीए बनाया मान्यवर कांशीराम ने, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये लड़ाई लड़ने का काम हमारे बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम ने किया है। और मान्यवर कांशीराम केवल दलितों के नेता नहीं थे, मान्यवर कांशीराम एक प्रयोगशाला थे जिन्होंने पिछड़ों और दलितों को राजनीति सिखाई थी। और वो उस समय की लड़ाई मंडल आंदोलन की लड़ाई थी। पिछड़े समाज के लोगों, जिस समय मंडल आंदोलन की लड़ाई बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के कमीशन पर बीपी सिंह सरकार ने लागू किया, मंडल के विरोध में कमंडल लेकर कौन निकला था, इतिहास बता देना गांव-गांव, आपका बच्चा कहीं दंगाई भीड़ का हिस्सा बनने से बच जाएगा। मंडल का विरोध किसने किया? एक भी मुसलमान का नाम बताइए जिसने मंडल आंदोलन का विरोध किया। एक भी दलित का नाम बताइए जिसने मंडल आंदोलन का विरोध किया। एक भी आदिवासी ने विरोध किया हो तो बताइए। मंडल आंदोलन का विरोध अमेरिका ने किया, चीन ने किया, नेपाल ने किया, भूटान ने किया, किसने किया? कौन था मंडल का विरोधी? और आज ये सवाल अगर अपने बच्चों को नहीं बताए तो पता ही नहीं चलेगा। ये वकील लोग हैं और अभी यहां पर भूमिका जब बना रहे थे, मंडल आंदोलन के लिए जितने लोग सड़क पर उतरे, लाठियों से पीटा गया था। बताओ गलत कह रहा हूं कि सही? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था और वहां जब गया, एक आंदोलन हम लोग कर रहे थे, मनोज भाई आए हुए थे, बहुत सारे हमारे नौजवान जानते हैं, रोस्टर आंदोलन। और जब वहां पर खड़े हुए और नारा लगाए, और उस नारे में हमने कहा कि नहीं रहेंगे अब दबकर बिरसा, फूले, अंबेडकर। ये नारा जब हमने वहां लगाया, उस नारे के बाद वहां पर एक आदमी ने आकर के, बहुत बुजुर्ग आदमी थे, पूर्वांचल के लोगों, इस मिट्टी की तासीर बगावत की है। इसीलिए मैंने कबीर से बात शुरू की थी, कबीर पर खत्म कर रहा हूं। बागियों का ही इतिहास में नाम मिलता है, गुलामों का नाम इतिहास में कभी नहीं मिलता, याद रखना। जो बिक गए, जो डर गए और जो समझौता कर गए, वो इतिहास में दर्ज नहीं होते। बगावत करने वालों का ही इतिहास में नाम दर्ज होता है। इसीलिए आज यहां से निकल करके नारा लेने की जरूरत है कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मंडल आंदोलन का इतिहास बताना इस देश को। मान्यवर कांशीराम ने सैकड़ों रैलियां मंडल आंदोलन के लिए की थी। ओबीसी और दलितों की एकता तो यहां बनी थी। और उस समय जब एकता बनी, कोई लालू प्रसाद यादव, कोई मुलायम सिंह यादव, कोई रामविलास पासवान, कोई मान्यवर कांशीराम, ये सारे मिलकर के पीडीए बनाए थे और मंडल आंदोलन लागू करके इस देश के वंचितों को, शोषितों को, किसान को, कमेरा को उसका हक दिलाने का काम कर रहे थे। और उसी समय कुछ लोग दूसरा काम करने के लिए रथ पर बैठे हुए थे। पहचान रहे हो तो पहचानो, आज भी रथ पे बैठे हुए हैं। आज वाले रथ की कीमत है 8,000 करोड़ रुपया, चश्मे की कीमत है 1.5 लाख रुपया, सूट पर 10 लाख का नाम लिखवाया गया था और नारा दिया गया था, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल देंगे। ऐसा फकीरी हो तो पूर्वांचल के हर जिला में एक एक फकीर ऐसा हो जाए तो पूरा पूर्वांचल का कल्याण हो जाए। ऐसी फकीरी नहीं चाहिए। वो लोग मंडल के विरोध में थे और आज ओबीसी के नाम पर आपका वोट लेते हैं। बताओ गलत कह रहा हूं कि नहीं? उत्तर प्रदेश के लोगों, सरकार उनकी कैसे बनी आप बताओ? हमारे लोगों का वोट गया आज। इसलिए पीडीए जो बना था उस समय मान्यवर कांशीराम और नेताजी और उसके बाद तमाम लोगों ने लड़ाई लड़ी, आज उसकी जरूरत है। मैं और कुछ नहीं कहूंगा, एकजुट होकर के वैचारिक दुश्मन पहचान जाइए, इतना ही बहुत है।
वरना झूठ बोलने वाले सरकार बनाएंगे और हम लोग केवल अपने बच्चों को ये कहते जाएंगे कि हम बचा नहीं पाए बच्चों तुम्हारे लिए। बाबा साहब का संविधान जब कोई देता है तो ऐसे लगता है कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी कर्जा दे रहा है। क्यों? क्योंकि संविधान का फायदा तो हम उठा लिए और संविधान बचाना हुआ तो नहीं बचा पाए। उसी दिल्ली में संविधान की प्रतियां जलाई गई, कोई जेल में है तो बता दीजिए। संविधान की प्रति खुलेआम जलाई गई। तुम धर्म के नाम पर कुंभ लगाओ, कुछ भी करो, हम उसके खिलाफ कभी बोले तो बता दो। जिसको आस्था है, जिसको जाना है जाए। लेकिन एक दिन अखबार में अगर खबर छपेगी, अखबार के फ्रंट पेज पर, कि भारत का नया संविधान बन गया है, अब हम इसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को देने जा रहे हैं, तो बताओ इसके बाद भी हम कुछ न बोलें? संविधान रहते हुए नया संविधान बन गया है, बताइए आपको पता है कि नहीं? और खुलेआम अखबार पे छप रहा है। तो संविधान इतना तो सम्मान हमको भी अधिकार देता है कि संविधान बदलने की बात करने वालों के लिए कहेंगे कि बुद्ध, कबीर, रैदास की धरती को वीरान न होने देंगे और इस भारत देश में दूसरा संविधान न होने देंगे। ये बात यहां से कहने की जरूरत है। इसलिए एक अगर कोई चीज हम सबको जोड़ती है तो उसका नाम है बाबा साहब का संविधान। कुछ मत करिए, भूल जाइए अपने अपनी जातियों को और जमात में एकजुट हो जाइए। जो संविधान की बात करेगा वही हमारे दिल पर राज करेगा और जो संविधान की बात करेगा वही लखनऊ और दिल्ली पर राज करेगा। केवल ये नारा आज से हर घर में लगाना शुरू कर दीजिए, आधी लड़ाई अपने आप हम जीत लेंगे। और दूसरी और आखिरी बात कह रहा हूं, भाई के ऊपर अगर कोई भी दुख हो, तकलीफ हो, तो भाई का फर्ज है कि सबको झगड़ा भुला करके खड़ा हो जाया जाए। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। अगर ओबीसी में हमारी जाति में ज्यादा आबादी है, लक्ष्मण यादव यादव हैं, तो यादव लोगों को लगता होगा कि हमारे तलाठी में बहुत दम है, तो हो सकता है हमारा नंबर बाद में आएगा। जिसकी जाति संख्या कम है उसका नंबर पहले आ जाएगा। आज मुसलमान मारा जा रहा है दाढ़ी टोपी देख करके, बुलडोजर किसी दलित के घर चल रहा है, कल को हमारे ऊपर भी आएगा। इसलिए इस भ्रम में मत रहिएगा। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका। इसलिए बहुत वक्त ले लिया, आप सब बहुत वक्त से आए हैं। अगर मेरा सम्मान आप करना चाहते हैं तो एक सम्मान करिए, अगले कुछ साल, कुछ महीने केवल उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे देश के मुस्तकबिल को तय करने वाले हैं। ये मुल्क बाबा साहब के आईन से चलेगा कि नहीं, ये मुल्क किसी एक धर्म और मजहब से चलेगा कि नहीं, ये मुल्क किसी एक जाति के लोगों के वर्चस्व से बन जाएगा क्या, या ये मुल्क बराबरी का होगा, सम्मान का होगा, मोहब्बत और प्यार का होगा। ये तय करने का वक्त बिल्कुल मुहाने पर खड़ा है। पुरानी गलतियों पे मत जाना, इशारा समझ लो मेरे लोगों। अतीत में कुछ गलतियां हुई होंगी, आओ दिल बड़ा करके माफ़ी मांगे। और माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। झुकते हैं वही जिसमें जान होती है, अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है। मैं निवेदन करके जा रहा हूं, आप सबसे छोटा हूं उम्र में बहुत सारे लोगों से, मगर मैं निवेदन करके जा रहा हूं, आज अगर कोई गलती हम नाक के चक्कर में रह गए ना तो पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। आइए दिल बड़ा करें, कोई दलित बस्ती के ऊपर आंख उठाए, ओबीसी समाज के लोगों यहीं से संकल्प लेकर के जाना, तुम्हारी कितनी भी कमजोर लाठी हो, पहना हो, अपना साथ उस दलित बस्ती के साथ खड़े होकर के दे देना, अपने आप एकता बन जाएगी। नेता एकता नहीं बनाता, समाज एकता बनाता है, जिससे नेता को ताकत मिलती है। समाज तैयार होगा तो नेता शिक्षा की बात करेगा। नेता आपके सदन में जाकर पूछेगा, एनएफएस ला करके बहुजनों के बच्चों को प्रोफेसर बनने से रोक दिया, यही पीएचयू है, यही देश के विश्वविद्यालय हैं। एनएफएस किसका किया जा रहा है? एक भी सवर्ण का एनएफएस हो रहा है क्या? खुल के आंख, डंके की चोट पर आंख में आंख डाल के पूछिए, फिर क्या बोलिएगा पता है? हम सवर्ण को नौकरी मिले इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन एससी एसटी ओबीसी की नौकरी छीने जाएगी तो इसको भी हम होने नहीं देंगे। एक लेटरल एंट्री, एनएफएस और ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहा है। इसलिए प्राइवेटाइजेशन को रोकिए। आपको पता है नई शिक्षा नीति में इस देश की शिक्षा बेच दी गई। 2025 का यूजीसी गजट नोटिफिकेशन आया है
पढ़े लिखे लोगों गांव में जाके बताना, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का एक क्लॉज आ गया है, क्लोजर मर्जर का क्लॉज आ गया है। आरएसएस की शाखा से कोई निकलेगा उसको प्रोफेसर और वाइस चांसलर बनाया जाएगा। और आपके घर का कोई लक्ष्मण यादव हो, नौकरी छीन लो ताकि उसकी कमर टूट जाए, आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए, अपनी रोटी के लिए कहीं कोई समझौता कर ले ताकि बोलने वाले डर जाएं, चुप हो जाएं। मेरी किताब जो पढ़े हैं वो जानते होंगे कि मेरे भी सामने एक ही शर्त रखी गई थी कि मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। मैंने शर्त नहीं मानी और इसलिए मैंने ये बात कही। उनको लगा था कि डर जाएगा, चुप हो जाएगा। मैंने भी यही सोच करके एक कारवां उठाया कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। और याद रखिएगा ये लड़ाई बहुत पहले से लड़ी जा रही है। कर्जा हमारे पुरखों का है। कोई आजमगढ़ के गांव में कोई लाठी लेकर जिस दिन अन्याय और सामंतियों के खिलाफ खड़ा हुआ होगा और लाठी उसके माथे पर लगी होगी, खून बहा होगा, उसने जो दर्द सहा है उसका फायदा मुझे मिला है कि सूट बूट पहनकर आपके सामने खड़ा हूं। ऐसे ही किसी दलित को नौकरी मिली, ऐसे ही किसी पिछड़े को सम्मान मिला। आज वो सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। जाति नहीं बचेगी, बचेगा तो सम्मान बचेगा और जमात बचेगी। सम्मान और जमात तब बचेगी जब संविधान बचेगा। इसलिए मेरा निवेदन केवल ये सोचिएगा, दिल बड़ा हो गई, नाक छोटी हो गई। यहां अगर काम हो गया, मेढक तौले का कहानी जानते हैं ना, आखिरी के 2 मिनट एक किस्सा और एक सलाह, एक छोटी सलाह। एक बार एक जंगल में एक बाघ था, गदहा से झगड़ा करे लगल। भोजपुरी में सुनाते हैं, गांव तक जाएगी। गदहवा कहला ही देखा घास कुल करिया है, तो बघवा कहला ना ये हरियर घास है। वो कहला ना तोके रतौंधी हो गई, तोके लौकता ना, देखा घास कुल काला रंग का हो गए। बघवा कहला कि तोरे लौकता ना है, नंबर खराब, आँख खराब, ये कुल घास हरी है। दोनों बाजा लगना, पटका पटकी हुआ लगल। तुरंत एक लोग ऐना कहना नहीं चला राजा के यहाँ फैसला हो जाए। राजा के यहाँ सब पहुँचल, राजा शेर बैठल रहे। राजा के सामने गधा कहला कि देखें राजा साहब घसिया काली है, बघवा कहा तो घसिया हरी है। राजा कहले बाघ कहला कि नहीं साहब आप ही फैसला करें, साफ लौकत हरी हरी घास है। ये कहता है गधावा बौराए गल, कहता कि घास काली है। राजा फैसला कहले कि बाघ के 1 साल बदे जंगल से बेदखल कैल जात है। गधावा खुश होकर चारों टांग पे कुद्दत गए कि क्या अच्छा दिन आ गया है, कितना बढ़िया फैसला हो गया। बाघ परेशान कहले हुजूर ये क्या अन्याय है, हमहू देखत हैं घास हरियर ये, तो हमहू देखत हुआ घास हरियर ये, इतना बड़ा सजा हम ही के, हम कैसे गलत हो गई। ध्यान से सुनना मेरे लोगों, इसी में मेरा पैगाम छिपा है। शेर बोलल तो के सजा ये बात का नाम मिलल कि तू गलत बोलत हुए, हमहू समझते कि घसिया हरी है, लेकिन तो के सजा ये बात का मिलल कि कुल अपन जरूरी काम छोड़ के तक गधावा से बहस करते हुए। आप भी उसी में उलझे कि मेरा धर्म बड़ा कि तुम्हारा धर्म बड़ा, क्या खतरे में क्या नहीं, उस सब बहस में मत जाना। केवल अपने बच्चों की शिक्षा, रोजगार और सम्मान पर बहस करना मेरे लोगों, और किसी बात पर बहस मत करना। अपने मुद्दे पर टिके रहना, उनके मुद्दों पर कोई बात मत करना। अगर हम ये करने लगे तो उनके जाल में नहीं फंसेंगे, वरना ऐसे कार्यक्रम का मकसद होता है पहला हकारा लगे कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, पक्षियों तुम जाल में फंसना मत। ये कार्यक्रम यही तो करते हैं, ये कार्यक्रम करने वाले ये सारे आयोजक यही तो चाहते हैं कि गांव गांव चले, जाल में फंसना मत। चिड़िया वही गाना गाने लगी, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, बनारस क्योटो बन जाएगा, 15 लाख रुपया हर अकाउंट में आएगा, अच्छे दिन आएंगे, स्मार्ट सिटी बनेगी, बुलेट ट्रेन चलेगी, सब कुछ होगा। और जाल में फंस गए हमारे लोग, क्योंकि जंगल की लकड़ियों को समझाया गया कि कुल्हाड़ी का साथ दो, उसमें जाति उसमें जो लकड़ी लगी है वो तुम्हारी जाति की तो है, हमारी जात बिरादरी को टिकट और हमारी जात बिरादरी का वोट। जहां वोट, अब वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक बात और याद रखना, जो समाज अपने नोट और अपने वोट की हिफाजत नहीं कर सकता वो कभी राजा नहीं बन सकता। ये बात आप नोट कर लीजिए। अपने नोट को सही जगह लगाइए, अपने बेटा बेटी को शिक्षा दिलाइए, एनएफएस पर बोलिए, लेटरल एंट्री पर बोलिए। आपके बीएचयू में कोई ओम शंकर लड़े या बीएचयू के लड़के लड़े, उनका साथ समाज को देना होता है। बीएचयू का कोई प्रोफेसर लड़े या चौराहे पर कोई गांव में कोई कमजोर व्यक्ति लड़े, उसका साथ देना हमारा होता है। और जो लड़ता है उसको पहचानिए, उसके साथ खड़े होइए। मेरे साथ नहीं,
आपके इलाके में जो भी लड़े उसको पहचानिए, लड़ने वाले का साथ दीजिए। साथ न दे पाएँ तो बाकी लोगों को तैयार करिए कि लड़ने वाले का साथ दें। दूसरा काम। तीसरा काम, अगर दोनों काम न कर पाएँ तो चौराहे पर बैठकर लड़ने वाले की तारीफ कहिएगा कि आज कोई है जो लड़ रहा है सच के लिए। चौथा काम, अगर ये तीनों काम न कर पाए तो चौथा काम करिए, जो लड़े उसको इतनी संसाधनों से मदद कर दीजिए कि वो कमजोर न पड़े। और ये चारों काम न कर पाना बहुजन समाज के 90% लोगों, तो पांचवा काम करना कि विद्रोही और लड़ने वालों के खिलाफ कभी मत बोलना और उनके मुखार किसी को खड़ा मत होने देना। यही सबसे बड़ा सहयोग होगा, क्योंकि हमारे यहाँ मेघा तौला जाता है। सबसे पहला विरोध हमारा अपना व्यक्ति करता है और हमारे लोगों को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। इसीलिए मैं जाके कह रहा हूँ आखिरी में कि मेढक को जब गर्म पानी में डाल दो तो उछल के भाग जाएगा, जान बचा लेगा। राजा को पता चल गया, बहुजन समाज को सीधे अगर छेड़ोगे तो लड़ जाएगा। इसलिए अपनी हर एक जाति का नेता अपने खेमे में लेके चला गया। गया कि नहीं? कई तो मुसलमानों वहीं बैठल हुआ, वो कुल वहरो बैठल हुआ, वो अपना आदमी हर जगह सेट कर दिया है, हर जाति में उसके लोग हैं। और उसके बाद उसने क्या किया? पानी को धीरे धीरे गर्म किया। पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा है। मेढक को लग रहा है कि अच्छा थोड़ा सा गर्म हुआ, और गर्म होगा तो कूद के निकल जाऊंगा। फिर थोड़ा गर्म हुआ, लेटरल एंट्री आई, NFS आया, कॉलेजियम आया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, किसानों के बिल आए, महंगाई आई, बेरोजगारी आई, बारी बारी सब आ रहा है। पेट्रोल डीजल महंगा है, डीजलवा महंगा है तो केवल हिंदुओं के महंगा है कि मुसलमानों के महंगा है? आई महंगाई इतना है, फीस बढ़ गई, किताब कापी महंगी हो गई, तो जाति देख के महंगी होती है का? एक सोचा, मेढक का पानी इसीलिए बारी बारी गर्म किया गया। मेढक हर बार सोचता रहा कि अब की अगर हो गया गर्म तो निकल के भाग जाएंगे। और जब पानी इतना टेम्परेचर तक पहुंच गया, इसके बाद मेढक कूदना चाहा तो कूदने लायक नहीं बचा, क्योंकि अपनी ऊर्जा वो अपने शरीर को उस गर्म होते पानी के अनुकूल बनाने में लगा दिया। हम भी नौकरी बचाने में लगा दिए, हम परिवार बचाने में लगा दिए। सब चाहते हैं भगत सिंह और अंबेडकर पैदा हों, लेकिन दू घर छोड़ के हों। लक्ष्मण यादव को बुलाओ, भाषण दिलवाओ, जो बोले कि लक्ष्मण यादव बोले, केस मुकदमा हुई, खुद निपटी हैं, वीडियो इनके ऊपर बनती, हमने कहा जाए, हम तो बोलते हम तो दोस्त के दोस्ती निभावे गए नहीं। अब पहले कहा जाता है नाखून कटा के कुर्बानी दे रहे हैं, अब तो लोग नाखूनों न कटावल चाहता हूँ। ये से नहीं समाज बदलता। मैं अभी भी कह रहा हूँ, घंटों यहाँ भाषण दे सकता हूँ कि RSS और BJP क्या कर रही है, लेकिन मैंने चाहा कि भाषण ये दूँ कि हमसे गलती कहाँ हो रही है। मैं अपने लोगों को केवल अपनी शिकायत करके आया, और मैं जान रहा हूँ अभी कम से कम बनारस से टिकट लेके लड़े का कोनो इरादा हमार ना है। ये हमारे यहाँ मीठी मीठी गोली देवे तो कतई ना आयल रही। और नेता होता किसी को बनना होता है तो न तो किसी के बनाने से कोई नेता बनता है और न रोकने से कोई रुक जाता है। जिसको बनना होता है वो बनेगा। हम चाहते हैं कि सच की बात बोल करके कुछ भी करना हो करें, इसलिए आपको थोड़ी शिकायत करने हम आए थे और शिकायत करके जा रहे हैं। बुरा लगा हो तो माफ मत करिएगा, क्योंकि बुरा लगने के लिए ही बोला। अगर बुरा ही नहीं लगेगा तो इसका मतलब मेरी बात का कोई मतलब नहीं। मैं आखिर में यही फार्मूला, जाति तोड़िए, जमात बदलिए। और जमात जब हो जाएगी, मंच सजा है गुलदस्ते का, ऑडिटोरियम में हर जाति बिरादरी के लोग हैं। देश वही सजता है जिसमें बगीचे की तरह होता है, जिसमें हर रंग के फूल खिले हो। एक रंग से कोई देश बगीचा नहीं बनता, एक रंग से कोई देश